नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की भू आकृति प्रदेश। राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण की, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनकी क्या विशेषता है और उनसे किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अब देखिए, समझना यहां से सबसे पहले तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। किस तरह से, देखिए यह जो है यह है 25 सेमी सम वर्षा रेखा। जो 25 सेमी सम वर्षा रेखा है वह इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर, यह जो भाग है यह कहलाता है शुष्क रेतीला मैदान, और 25 सेमी के जो पूरब में यह पूरा कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब जो शुष्क मरुस्थलीय शुष्क रेतीला मैदान है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है यह है 58.5%, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वह है 41.50%। तो यह तो है शुष्क रेतीला मैदान। अब यदि आपको मानचित्र में देखें तो यह जो है यह है बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश और यहां है बालू का स्तूप। युक्त प्रदेश। इस तरह से हम शुष्क रेतीले मैदान को दो भागों में बांटते। इसके बाद दूसरा जो है वह है अर्ध शुष्क प्रदेश। इसको चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में। गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। अब यदि हम मानचित्र में बात करें तो देखिए यहां है पूरा गग्गर प्रदेश, यहां है शेखावाटी प्रदेश, यहां है नागौरी उच्च भूमि और यहां है इस तरह से जो है पूरे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे हम बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अर्ध शुष्क प्रदेश और इसके कौन कौन से भाग हैं और इसकी क्या विशेषता है, वहां से किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है और एक एक भाग की क्या विशेषता है, उसमें कौन से जिले आते हैं और वहां से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे हम सेमी एरिड के नाम से जानते हैं। अब अर्ध शुष्क प्रदेश क्या है, पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली, पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल पश्चिम में स्थित क्षेत्र जहां 20 से 40 सेमी, 20 से
40 सेमी या यहां कहें 25 से 50 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहां जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें अरावली, यहां जो अरावली है इसके पश्चिम में स्थित वह क्षेत्र जहां 25 से लगाकर 50 सेमी तक औसत वार्षिक वर्षा होती है या 20 से 40 औसत वार्षिक वर्षा होती है, उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश की क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने यह भी पढ़ा है कि इस अर्ध शुष्क प्रदेश को बांगर प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्ध शुष्क प्रदेश में अर्ध शुष्क प्रदेश में प्राचीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बांगर, का विस्तार होने के कारण इसे बांगर प्रदेश की संज्ञा। अब ध्यान रखना, एक है बांगर प्रदेश, तो बांगर प्रदेश में आता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, और एक है वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, जबकि यह बांगर प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश को कहा जाता है, जहां पे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जिसमें मुख्य रूप से लूनी बेसिन के ऊपर का क्षेत्र है, जैसे नागौर है, सीकर है, झुंझुनू, यह पूरा जो क्षेत्र है इसे हम बांगर प्रदेश की संज्ञा देते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से ध्यान रखना कि अर्ध शुष्क प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 25 सेमी सम वर्षा रेखा तथा पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेमी सम वर्षा रेखा या कहें अरावली पर्वतमाला यहां ध्यान रखना, अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है,
क्योंकि कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि शेखावटी प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है, शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा। अब शेखावटी प्रदेश किसका भाग है? अर्ध शुष्क का। तो जो अर्ध शुष्क की पूर्वी सीमा होगी वही शेखावटी प्रदेश की पूर्वी सीमा होगी, और जो अर्ध शुष्क की पश्चिमी सीमा होगी वही शेखावटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा होगी। और इसी को आधार बना के कई बार प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा कि अर्ध शुष्क प्रदेश क्या है, उसे क्या कहा जाता है और उसकी सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है। अब आता है कि अर्ध शुष्क प्रदेश को संरचना की दृष्टि से 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। संरचनात्मक दृष्टि से या भौगोलिक, ऐतिहासिक, पृष्ठभूमि के आधार पर अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब कौन कौन से हैं देखिए, जिसमें ए गग्गर प्रदेश, बी शेखावाटी प्रदेश, सी नागौरी उच्च भूमि और डी गोडवाड़ प्रदेश। इस तरह से जो है इस अर्ध शुष्क प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब हम एक एक भाग को लेकर विस्तार से अध्ययन करते हैं कि गग्गर प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है, चाहे वह शेखावटी प्रदेश है या गोडवाड़ प्रदेश, इसको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गग्गर प्रदेश की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, इसमें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो गग्गर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो गग्गर प्रदेश जो है वह गग्गर नदी द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में निर्मित मैदानी प्रदेश को
गग्गर प्रदेश कहा जाता है। यानी कि गग्गर प्रदेश का सीधा संबंध है गग्गर नदी से, जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी, मृत नदी के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान में या भारत के संदर्भ में बात करें तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। जब यह नदी राजस्थान में जिन जिलों में प्रवाहित होती है, वहां पर उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है, उसी मैदानी प्रदेश को हम गग्गर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में बात करें तो यह राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, गंगानगर और उसके बाद अनूपगढ़ में जाती है। और जब पानी की आवक ज्यादा होती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता था। इसीलिए हम बात करते हैं कि गग्गर प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 3 जिले। अब गग्गर नदी से द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसे स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। गग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान या गग्गर नदी के पाट या प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता। यह भी ध्यान रखना कि गग्गर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, अपन नाली कहते हैं। और इसीलिए इस गग्गर प्रदेश में नाली नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। अब आपसे पूछ रहे कि राजस्थान में नाली नस्ल की भेड़ कहां पाई जाती है, तो वह इसी गग्गर प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब गग्गर प्रदेश की क्या विशेषता है, तो देखिए गग्गर प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कोष्टक में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित मैदानी प्रदेश है, जिसमें गेहूं, कपास, गन्ना, चावल, आदि का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह भी ध्यान रखना कि यह जो क्षेत्र है यह नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ है, और सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ इसी गग्गर प्रदेश में आते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है वह है गग्गर प्रदेश। लेकिन यहां पे जो सिंचाई होती है वह सबसे ज्यादा किससे होती है, नहरों द्वारा। चाहे वह गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है, तो उनके द्वारा जो है यहां पर सिंचाई होती है, यानी कि सबसे ज्यादा नहरों द्वारा। और जब नहरों द्वारा सिंचाई होती है तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या है वह है सेम की समस्या। तो देखिए गग्गर प्रदेश
राजस्थान में सेम की समस्या, जिसे हम कहते हैं जल आधिक्य की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कि यह जो गग्गर प्रदेश है यह सेम की समस्या या जल आधिक्य की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब आप कहेंगे सेम की समस्या क्या है, तो समझना यहां से भूमिगत जल रिसाव से भूमि की ऊपरी परत का दलदली होकर अनउपजाऊ होना सेम की समस्या गलत। यानी कि सेम की समस्या का मुख्य कारण क्या है कि जो भूमिगत जल, क्योंकि यहां पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है तो सिंचाई कारण सिंचाई की अतिरिक्त सिंचाई, अनावश्यक सिंचाई होने के कारण भूमिगत जल जो है का ऊपर की ओर रिसाव होने शुरू हो जाता है और जिसके कारण ऊपरी भाग दलदली हो जाता है, उसे हम सेम की समस्या कहते हैं। और राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बड़ोपल देखिए राजस्थान में सेम की समस्या से हम कहते हैं कि गग्गर प्रदेश, लेकिन गग्गर प्रदेश में भी डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो हनुमानगढ़, स्थान पूछा जाता है तो बड़ोपल, यहां राजस्थान में सेम की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और सेम की समस्या का समाधान है कि वहां पर क्या वृक्षारोपण करना। और इसीलिए देखिए हनुमानगढ़ में सेम की समस्या के समाधान या जल निकासी हेतु नीदरलैंड के सहयोग से
इंडो डच योजना चलाई जा रही। यहां भी ध्यान रखना कि यहां पर जो है उपजाऊ क्षेत्र होने के साथ साथ सेम की समस्या से प्रभावित हैं और सेम की समस्या के समाधान के लिए यहां पर नीदरलैंड के सहयोग से एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडो डच योजना। तो इस तरह से हमें गग्गर प्रदेश को लेकर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है, विशेष रूप से राजस्थान में जो अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार कहते हैं, किसे कहते हैं, हम गंगानगर को कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो यह था हमारा पूरा गग्गर प्रदेश, जहां पर गग्गर प्रदेश को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न में एग्जाम में पूछा जा सकता है उनके बारे में चर्चा की। अब इसी श्रृंखला में दूसरा जो भाग है वह है शेखावटी प्रदेश। तो बात करते हैं शेखावटी प्रदेश की, शेखावटी प्रदेश को लेकर हमें क्या पूछा जा सकता है। शेखावटी प्रदेश, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शेखावटी प्रदेश किसे कहते हैं। तो समझना यहां से चूरू, झुंझुनू, सीकर और अब एक नया जिला जुड़ गया है नीम का थाना। कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना क्षेत्र जहां शेखा, सामंत का क्षेत्र अधिकार था। शेखावटी प्रदेश कहलाया। यानी कि इसको हम भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर शेखावटी प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब शेखावटी प्रदेश की क्या विशेषता है, तो शेखावटी प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहले 3 डिस्ट्रिक्ट आते थे, अब जब नए जिलों का गठन किया गया है तो इसमें 4 जिले हो गए। दूसरी बात कि शेखावटी प्रदेश की जो मुख्य नदी है शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है, ध्यान रखना, जो कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, वह कांतली नदी इसी शेखावटी प्रदेश में सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू जिलों में बहती है। इसीलिए हम कहते हैं शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, कांतली नदी है। और शेखावटी प्रदेश में शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण हेतु
बनाए गए कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। यानी कि शेखावटी प्रदेश में वर्षा के जल संरक्षण के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहते हैं, जो कि हम वर्षा जल संरक्षण के रूप में जानते हैं। यहीं पर एक शब्द और आता है, नाडा। नाडा, यहां पक्के कुएं, कि जो पक्के कुएं बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नाडा। और एक होता है सर। सर यानी कि जो छोटे तालाब बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। तो इसीलिए नाडा, सर, जोहड़ यह शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण की विधि। और यहां पर वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाटरमैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम जोहड़ वाले बाबा के नाम से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सीकर जिले में जोहड़ विकास कार्यक्रम भी चलाया था। वाटर मैन ऑफ इंडिया तथा जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने शेखावाटी प्रदेश सीकर में वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य से जोहड़ विकास कार्यक्रम आपसे पूछा जाए कि जोहड़ विकास कार्यक्रम कहां संचालित किया गया, तो शेखावटी प्रदेश। और शेखावटी प्रदेश में भी सीकर जिले में वर्षा जल संरक्षण यानी जल संरक्षण के उद्देश्य से यह चलाया गया। और यह चलाया गया था डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से जानते हैं और इन्हें ही वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो यहाँ की विशेषता है वह है शेखावटी प्रदेश में सर्वाधिक बरखान पाए, यानी कि यहां पर बरखान पाए जाते हैं। अब बरखान क्या है? बरखान अर्धचंद्राकार गतिशील
बालू का स्तूप, बरखान कहलाते हैं, जो भालेरी चूरू के प्रसिद्ध है। कि हम कहते हैं कि शेखावटी प्रदेश में सबसे ज्यादा बरखान पाए जाते हैं, और बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, और जो सबसे ज्यादा कहां के प्रसिद्ध हैं? वह भालेरी चूरू के प्रसिद्ध है। साथ ही शेखावटी प्रदेश जो है चित्रित हवेलियों के कारण प्रसिद्ध है। शेखावटी प्रदेश चित्रित हवेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे पर्यटन की दृष्टि से शेखावटी त्रिकोण कहा जाता है। यानी कि यहां जो शेखावटी प्रदेश न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि अपने पर्यटन के लिए विशेष रूप से चित्रित हवेलियों के लिए जानी जाती है, और इसीलिए इसे पर्यटन की दृष्टि से शेखावटी त्रिभुज या शेखावटी त्रिकोण में शामिल किया गया। तो इस तरह से हमें शेखावटी प्रदेश को लेकर जो प्रश्न बनते हैं कि शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ की नदी कौन सी है, यहाँ कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और यहाँ पे वर्षा जल संरक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला है वह है नागौरी उच्च भूमि। तो बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी उच्च भूमि आप समझ रहे हैं ऐसे। नागौरी उच्च भूमि क्या है कि नागौर और डीडवाना कुचामन में अरावली से अलग एक पृथक उच्च भूमि है, जिसे नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना, जिनका निर्माण अवसादी और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। नागौर डीडवाना कुचामन में अरावली से अलग अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों से निर्मित उच्च भूमि क्षेत्र
नागौरी उच्च भूमि पहले केवल नागौर था, लेकिन नागौर के साथ साथ अब डीडवाना कुचामन का जो भाग है, जो अवसादी और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है, जो अरावली से अलग एक उच्च भूमि क्षेत्र है जिसे हम नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अब इस नागौरी उच्च भूमि को हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि नागौरी उच्च भूमि को नागौरी उच्च भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहली है मकराना श्रेणी, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों से निर्मित, जिसमें सफेद संगमरमर, मार्बल के भंडार है। कि मकराना श्रेणी जो कि कायांतरित चट्टानों से निर्मित है, जिसमें सफेद संगमरमर के भंडार है, और वर्तमान में मकराना जो है यह डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत है। पहले यह नागौर जिले में आता था। दूसरी है मांगलोद श्रेणी, अवसादी चट्टानों से निर्मित, जिसमें जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। दूसरी है मांगलोद श्रेणी, यानी कि जो कि अवसादी चट्टानों से निर्मित है और इसमें जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। और नागौर में गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है वह जिप्सम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद तीसरी जो श्रेणी है वह है जायल श्रेणी, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी के लिए जानी जाती है। जायल श्रेणी जहां फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, जिसे हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से नागौर जो है उच्च भूमि क्षेत्र को 3 भागों में बांटते हैं, मकराना श्रेणी,
मांगलो श्रेणी और जायल श्रेणी। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह आता है कुबड़ पट्टिका या फ्लोराइड की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला। तो देखिए राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? नागौर। और नागौर के साथ यदि पूछा जाएगा तो वह डीडवाना। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका कारण है कि जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के मध्य, जायल नागौर से पुष्कर अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी जिसे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हॉन्च बेल्ट कहा जाता है। और इसीलिए नागौर में जो है सेम की समस्या सब सॉरी फ्लोराइड युक्त जल की समस्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर जायल से लगाकर पुष्कर तक एक पूरी फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है जिसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब फ्लोराइड युक्त जल पीते हैं तो एक तो दांत पीले हो जाते हैं, साथ ही हड्डियां कमजोर हो जाती है और आदमी दिव्यांग कुबड़ा हो जाता है, जिसे हम बांका भी कहते हैं। इसीलिए इसे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह थी नागौरी उच्चभूमि, जिसको लेके हमें एग्जाम में विशेष रूप से खनिजों को लेके या फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी को लेके प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आता है अगला गोडवाड़ प्रदेश। तो बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश की। गोडवाड़ प्रदेश अब देखिए गोडवाड़ प्रदेश क्या है कि लूनी नदी के बेसिन का भाग, यानी लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं? लूनी बेसिन। जहां गॉड
राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था। गोडवाड़ प्रदेश कहलाया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र जहां पे पहले गौड़ जाति के राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, उसे हम क्या कहते थे? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। अब गोडवाड़ प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो देखिए, गोडवाड़ प्रदेश में गोडवाड़ प्रदेश में पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर जिले और इसी गोडवाड़ प्रदेश में गोडवाड़ प्रदेश में जालोर तथा सांचौर में वर्षा जल संरक्षण की विधि नेहटा, नेष्टा, कहलाती। तो इस तरह से हमें गोडवाड़ प्रदेश की जो विशेषताएं पूछी जाती है, एक तो यहां पे वर्षा जल संरक्षण की विधि और दूसरा इसमें कौन कौन से जिले। लेकिन सबसे प्रमुख है कि गोडवाड़ प्रदेश में कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, जिसमें 56 की पहाड़ियां, गोडवाड़ प्रदेश में सिवाना से बालोतरा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो बालोतरा में बालोतरा तक स्थित 56 गुंबदाकार पहाड़ियां छप्पन की पहाड़ियां कहलाती, यानी कि इस तरह से जो है 56 गुंबद के आकार की पहाड़ियां पाई जाती। कहां से शुरू होती है? यह सिवाना से शुरू होती है और बालोतरा तक यहां 56
गुंबदाकार पहाड़ियां, इन्हें ही हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों में सिवाना के निकट छप्पन की पहाड़ियों में पीपलुद गांव स्थित है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। कि सिवाना जो है, यही सिवाना के निकट इन्हीं पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। अब इसको पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि यह जो क्षेत्र है पीपलुद गांव, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वह इसी गांव पीपलुद गांव में दर्ज की जाती है। और इसीलिए पीपलुद गांव को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सा होगा, पीपलुद, जो कि कहां पर स्थित है, सिवाना। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो बालोतरा है, और पहाड़ियां पूछी जाती है तो 56 की पहाड़ियां। अब इसी 56 की पहाड़ियों में बालोतरा के निकट, यानी बालोतरा के निकट एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है नाकोड़ा पर्वत। तो यहां भी ध्यान रखना, 56 की पहाड़ियों में ही नाकोड़ा पर्वत स्थित है, जहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है या पार्श्वनाथ को समर्पित है। इसलिए यहां नाकोड़ा पर्वत जैन धर्म के लिए जाना जाता है, जहां पर नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। तो बात करते हैं नाकोड़ा पर्वत की। छप्पन की पहाड़ियों में बालोतरा के निकट स्थित पर्वत, जहां नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है।
नाकोड़ा पर्वत कहलाता है। और नाकोड़ा पर्वत जो है पर्वत या नाकोड़ा भैरव मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित, पार्श्वनाथ को समर्पित है। नहीं, यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का भी मंदिर स्थित है, जो कि 56 की पहाड़ियों में स्थित नाकोड़ा पर्वत पर है। क्लियर। यहीं पर इसी गोडवाड़ प्रदेश में जो जालोर में पहाड़ियां पाई जाती है, उन्हें हम जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहते हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। अब जसवंतपुरा की पहाड़ियां क्या हैं? गोडवाड़ प्रदेश में जालोर में स्थित अरावली की पहाड़ियों को जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहा कि जो गोडवाड़ प्रदेश में जालोर में अरावली की पहाड़ियां हैं, उन्हें ही हम जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहते हैं। अब इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक तो डोरा पर्वत हैं, इन्हीं जसवंतपुरा की पहाड़ियों में एक तो आपको डोरा पर्वत मिलेगा, दूसरा यहीं पर आपको ईसराना भाकर मिलेगा, यहीं पर आपको रोजा भाकर मिलेगा, यहीं आपका झारोला पर्वत मिलेगा, और यहीं पर आपको जो है
सुंदा पर्वत मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग ऊंचाई की पहाड़ियाँ मिलेगी जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले एक एक को लेके बात करते हैं। यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है और यहाँ है। और यहाँ जो सभी है सभी जालोर में हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। अब इसकी ऊंचाई जो है वह है 869 मीटर है, इसकी ऊंचाई 839 मीटर है। रोजा भाकर जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है। झारोला पर्वत जिसकी ऊंचाई 588 मीटर है। और सुंदा पर्वत जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है। तो इस तरह से आपको जसवंतपुरा की पहाड़ियों में अलग अलग पहाड़ियां मिलेगी। अब जो डोरा पर्वत है यहां पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यह ध्यान रखना। यहां पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह डोरा पर्वत है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में स्थित है। तो इस तरह से हमें अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न पूछे थे। और सामान्यतः यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह कि निम्न में से कौन सा बांगर प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है या नहीं है। तो ध्यान रखना अर्ध शुष्क प्रदेश में 4 ही भाग आते हैं। क्लियर। तो ये था आज का हमारा सेशन और इसके साथ ही अर्ध शुष्क प्रदेश कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।